साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 20। प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल 19 और 20 की चर्चा की थी। इसमें हम आर्टिकल 21 के बारे में जानेंगे, जिसमें कि जीवन का अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें दो केस इंपॉर्टेंट है, दो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, AK गोपालन केस एंड मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और इसमें दो अधिकार सम्मिलित रूप से हैं, राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी। दोनों को मिला के आर्टिकल 21 में वर्णित है। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाता है। आपातकाल के समय में भी ये दोनों अधिकार स्थगित नहीं होते हैं। तो पहले जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 19 से 22 में। और ये केवल नागरिकों के प्राप्त है, या दोनों विदेशी और नागरिक दोनों को भी प्राप्त है, यानी व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो। कौन से आर्टिकल है जो केवल नागरिकों के प्राप्त हैं, नागरिकों को, सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन को प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है, सिटीजन को ग्रांट किया गया है। बाकी जितने भी अधिकार हैं सभी नागरिक और विदेशी दोनों को। ये MCQ में पूछा जाता है जनरली कि कौन से अधिकार केवल नागरिकों के, तो आर्टिकल दे दिया जाएगा ऑप्शन में, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 केवल सिटीजन को प्राप्त है। आर्टिकल 21 में किसकी बात होती है? जीवन के अधिकार, जो कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट में हमेशा शामिल रहता है, जनरली न्यूज में रहता है। आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ मतलब जीवन का अधिकार, राइट टू पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी कहा जाता है, मतलब जीवन का संरक्षण का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी का संरक्षण का अधिकार। तो क्या है आर्टिकल 20? एक बात नोट करने वाली है कि आर्टिकल 20 एवं 21 कभी भी सस्पेंड स्थगित नहीं होता है। नेशनल इमरजेंसी जब लगता है, आपको कमेंट करके बताना है कि इन इंडिया अभी तक कितनी बार इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगी है, और उसका डेट, ईस्वी भी बताना है कब कब लगा है। तो आर्टिकल 20 और 21 कौन से दो अनुच्छेद कभी भी स्थगित नहीं होते हैं? आर्टिकल 20 और 21। 20 क्या है? दोष सिद्धि के संरक्षण का अधिकार है, अपराध को मतलब ये प्रूफ करने के लिए जो किया जाता है जनरली आर्टिकल 20 में। और 21 में जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ये कभी भी सस्पेंड नहीं होता आपातकाल के समय में भी। और ये कब आया जजमेंट में? ये संविधान संशोधन 44वां जब 1978 में हुआ, तो कैसे याद रखेंगे इसको? 44 कितना होता है? 4 और 4 ऐड करके 8 होता है, तो 8 हुआ। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 को। कैसे याद रखेंगे? 4 और 2 जोड़ के कितना होगा? 6, तो 1976। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये कहा गया कि 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही में ये जो जीवन के अधिकार है, इसकी व्याख्या बहुत सारे जजमेंट में हुई है। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार शामिल हो गया, जलवायु परिवर्तन से राइट टू स्लीप शामिल है। मतलब कहने का अर्थ हुआ सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार के दायरे को बहुत ही विस्तृत कर दिया है बहुत सारे जजमेंट में। जीवन का मतलब केवल ये नहीं होता है जानवरों के समान जीना, इसमें गरिमा भी होता है शामिल। मतलब एक गरिमा पूर्ण मानव की तरह जीना ही जीवन कहलाता है, ना कि जानवरों की तरह। तो उसके लिए सरकार क्या क्या व्यवस्था करती है, ये भी इसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे जजमेंट में ऐसा हाईलाइट करती है। अभी हाल ही में 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में और गुजरात में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित मामला था, इश्यू था, आपको कमेंट करके बताना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे सोहना पक्षी भी कहा जाता है, IUCN के लिस्ट में जो रेड लिस्ट होता है उसमें किस श्रेणी में आता है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या फिर वल्नरेबल है, या नियर थ्रेटेंड है? तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचाव का अधिकार भी नागरिकों का एक मूल अधिकार है आर्टिकल 21 और 14 के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट सभी पर एक समान नहीं पड़ेगा, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के ये अगेंस्ट हो गया। गरीब और अमीर,
गरीब के बीच क्लाइमेट चेंज का बहुत ही दुष्कर परिणाम आएगा, दुष्प्रभाव मतलब बहुत ही घातक परिणाम पड़ेगा इसका। अमीर पर तो वो अपने पैसे से, मनी से कुछ हद तक व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग, अधिक टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ये एयर कंडीशनर लगा सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर सकते हैं। गरीब बेचारा क्या करेगा, वो तो खाने के लिए दूभर है, उसके पास पैसा नहीं है। तो ये हो जाएगा। आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार। जो व्यक्ति का जीवन है उसमें मृत्यु भी होगी, बहुत सारे हीट वेव में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये आर्टिकल 14 और 21 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचाव का भी अधिकार शामिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 और 14 के अंतर्गत। आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार का मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और कोई इसे छीन नहीं सकता। राज्य, स्टेट उसको छीन नहीं सकती है। छीन सकती है कब? एक ही परिस्थिति में, जब कानून के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसीजर, कोई व्यक्ति कोई इलीगल काम करता है, एक्शन करता है, तो उसको ये आर्टिकल 20-21 मतलब मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। तो इसमें यही कहा कि जीवन के अधिकार को तभी छीना जा सकता है लोगों से जब वो गैर कानूनी काम करते हैं तब, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में नहीं। यानी कि कानून के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं और कानून के अकॉर्डिंग जो विधि बनाया गया उसके अनुरूप काम नहीं करता व्यक्ति, तो उस कंडीशन में उसके जीवन के अधिकार को छीना जा सकता है। किसी को मृत्युदंड दिया जाता है, किसी को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। तो ये कानून सम्मत होता है। कानून सम्मत जो प्रोसीजर लॉ है उसको फॉलो किया जाता है उसमें, यानी कि जो मनमाने तरीके से की गई कार्य से सुरक्षा करता है। राज्य किसी को भी नहीं ऐसे ही जीवन के अधिकार से वंचित नहीं करती जब तक कि वह कोई गैर कानूनी काम नहीं करता है, कानून सम्मत कार्य नहीं करता है, तब उसमें छीना जा सकता है। राज्य अपनी मर्जी से मनमाने तरीके से आर्टिकल 21 को कभी नहीं छीन सकती, कभी कर्टेल नहीं कर सकती, बट कानून सम्मत है तो कर सकती है। अब यहाँ से एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो कानून भी कभी कभी क्या रीजनेबल नहीं होता है। लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है वो कभी कभी रीजनेबल उचित नहीं होता है। तो उस कंडीशन में भी आगे बात करेंगे कि विधि क्या हमेशा एक समय उचित रहता है। आगे जो मेनका गांधी के केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही तो डिसीजन दिया था। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया, एक कोई व्यक्ति है, उसके पास जीवन का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, और इसे कब छीना जा सकता है? केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा है। जो लेजिस्लेटिव वगैरह के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है, यानी लॉ जो बनाया है, लॉ प्रोसीजर, उसी को फॉलो करके छीना जा सकता, अन्यथा नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस लैंडमार्क जजमेंट था ए.के. गोपालन केस 1950। ए.के. गोपालन कौन थे? एक ये कम्युनिस्ट लीडर थे, शायद मद्रास के थे ये। इनको 1950 में एक निवारक नज़रबंदी एक्ट बनाया गया था, उसके आधार पर इनको हिरासत में ले लिया गया था बिना मुकदमा, बिना ट्रायल चलाए हुए। तो उसी में उन्होंने कहा था ये तो हमारी जो जीवन के अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसके खिलाफ है। तो उन्होंने फिर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी आर्टिकल 32 के तहत कि हमारा ये जो आर्टिकल 21 है जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसका कर्टेल किया गया है राज्य के द्वारा। तो ए.के. गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे मद्रास स्टेट के। तो उसी केस को जब ये याचिका दायर किए, पिटीशन फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि निवारक नज़रबंदी क्या होता है। जैसे राज्य को लगे कि कोई व्यक्ति सुरक्षा की दृष्टि से शांति माहौल को अव्यवस्थित करने वाला है, तो उसको कुछ दिनों तक के लिए निवारक नज़रबंदी किया जा सकता है। आपको बताना है कि अधिकतम कितने दिनों तक प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। हमने रीट वाले वीडियो में इसकी चर्चा की थी डिटेल में। तो आर्टिकल 19 का उसमें हनन हुआ था इनका, समानता का अधिकार। तो प्रिवेंशन तो ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया ए.के. गोपालन केस में कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु जो कोई व्यक्ति थ्रेट है, खतरा है, उससे खतरा होने वाला, शांति फैलने वाली, लॉ एंड ऑर्डर का जो व्यवस्था फैलने वाली, तो उस कंडीशन में उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमानी क्रिया पर रोक लगाता है विधिक द्वारा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है उसको मनमानी क्रिया के द्वारा नहीं छीना जा सकता। कब? विधिक की बात उसमें नहीं की गई। लेजिस्लेटिव यदि कोई कानून बनाता है,
चाहे वो कोई भी कानून हो, रीजनेबल हो, उचित हो या ना हो, फिर भी उस कानून के अकॉर्डिंग फॉलो करके प्रोसीजर फॉलो करके उसको ये अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसमें ये बात आया सामने AK गोपालन केस में कि विधि जो भी हो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो पार्लियामेंट का मैटर है, और विधि के अकॉर्डिंग कोई कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने AK गोपालन केस में चर्चा डिस्कस करने से इनकार कर दिया। उसमें कोई इसमें नहीं बोला गया कि कानून रीजनेबल है या नहीं है, बस केवल चर्चा की कि विधि द्वारा है, विधि बनाया गया है, इसके निवारक नज़रबंदी का बनाया गया है 1950 में, तो उसके आधार पर इसको यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है तो वो सही है। अगला केस था मेनका गांधी केस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी इसे गोपालन केस का रिवर्सल भी कहा जाता है। रिवर्स उसके सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले में क्या होता है, अपने ही मामले को ये पलटते देती है। जैसे 5 जजों की पीठ ने कोई निर्णय दिया तो आगे उसका चैलेंज किया जाएगा 9 जजेस की पीठ उसमें निर्णय देगी तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये होते ही रहता है जनरली। 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। इसमें इसे AK गोपालन केस का रिवर्स, उसको पलट दिया कहा जाता है। मेनका गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी की इंदिरा गांधी के बहू थी बोल सकते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी के 2 सन थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। संजय गांधी की पत्नी श्री हैं मेनका गांधी। हुआ यूँ 1976 में पासपोर्ट इशू किया गया था पासपोर्ट बोर्ड के द्वारा मेनका गांधी को। फिर 1977 में उसी पासपोर्ट को कहा कि आप सरेंडर कीजिए, आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तब फिर मेनका गांधी आर्टिकल 32 के तहत, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, आत्मा कहा था संविधान का, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इसको आर्टिकल 21 के तहत कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मेरा हनन हुआ है, क्योंकि पासपोर्ट से हम विदेश जाएंगे और विदेश क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही तो है, एक उसी के अंतर्गत आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में विदेश में यात्रा करने वाले को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत माना और इसमें मेनका गांधी की जीत हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो विदेश में जाने यात्रा करने का अधिकार है उसको आप छीन नहीं सकते, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसे गोपालन केस का रिवर्सल, उसको पलटने वाला कहा जाता है। क्यों, ये जानते हैं आगे। जो पासपोर्ट निरस्त करने का, जो सरेंडर करने की कही गई थी बात बोर्ड के द्वारा, तो उसमें कहा गया था कि पासपोर्ट एक्ट 1967 में लिखा है, कुछ सेक्शन में लिखा था कि जनहित, आम जनता के हित के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम किसी को पासपोर्ट नहीं दे सकते। जनहित कुछ भी हो वो अब राज्य तय करेगी, इसमें कुछ डिटेल में लिखा नहीं था। जबकि मेनका गांधी उस समय कोई जनहित वगैरह उसमें उनसे कोई खतरा नहीं था, समाज को वो अशांति फैलाने वाली नहीं थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे भैया आप तो कारण तो बता सकते हैं, रीजनेबल कारण होना चाहिए, कानून में लिख दिया है तो उसके कारण तो होगा। मेनका गांधी अभी तो कुछ जनहित मतलब ऐसा अशांति वगैरह तो नहीं फैला रही है, उनको क्यों पासपोर्ट सरेंडर करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहीं से इसमें कहा जाता है AK गोपालन केस का रिवर्सल, क्योंकि ये इसमें कहा गया कि कानून में भी रीजनेबल होना चाहिए, उचित कानून होना चाहिए, ये नहीं कि लिख देने से हो जाएगा, तो इसलिए कहा था। और AK गोपालन केस में क्या कहा गया था, कानून जो भी हो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, कानून के सम्मत यदि किया गया है अरेस्ट वगैरह तो वो सही है। जबकि ये मेनका गांधी केस में क्या कहा गया, रीजनेबल होना चाहिए, कानून उचित होना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में और कुछ ऐड किया कि विधि द्वारा प्रक्रिया तो होना चाहिए आर्टिकल 21 को छीनने के लिए, जिसमें जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार हैं, साथ ही साथ विधि रीजनेबल हो, ये भी होना चाहिए। 2 चीज़ ऐड हो गया, अब विधि द्वारा प्रक्रिया और विधि रीजनेबल हो, इसको भी ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट का काम बन गया। अब आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से सुरक्षा लोगों को, और आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन मतलब पार्लियामेंट में जो लॉ वगैरह बनाई जाती है। और एक बात नोट करने वाली बात है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है MCQ में, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है, तो जापान। और विधि की विधिवत्ता यानी विधि उचित है या नहीं, ये क्या है, USA में ऐसा है अमेरिकी संविधान में कि कोई लॉ बनाया गया है वो उचित नहीं है, रीजनेबल नहीं है, सही नहीं है, तो उसको भी चैलेंज दिया जा सकता है। और ये भी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 में बहुत सारे, उसी के मेनका गांधी केस के बाद बहुत सारे लिस्ट आउट किया कि ये सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जैसे
मानवीय प्रतिष्ठा, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। इस बार भी यूपीएससी में पूछा गया था कि निजता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, एक मौलिक अधिकार है, तो आर्टिकल 21 में आता है। ये पुट्टा स्वामी केस में आया था जजमेंट। बहुत सारे जजमेंट का, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता, त्वरित सुनवाई का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, शयन का अधिकार, राइट टू स्लीप भी एक आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है, फंडामेंटल राइट। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। ये पूछा जाए ये अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत एक मूल अधिकार हो जाएगा, तो आर्टिकल 21 के तहत। गरिमा के साथ मरने का अधिकार, ये भी इम्पोर्टेंट है। राइट टू डाई विथ डिग्निटी, शुरू में था क्या है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी और राइट टू डाई विथ डिग्निटी, दोनों 21 के तहत ही, आर्टिकल 21 के तहत ही फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन में ये सब लिस्ट आउट किया है। तो लेकिन इसमें क्या है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु की बात करते हैं तो दो टाइप का होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एथुनेसिया। क्या बोलते हैं, इच्छा मृत्यु दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव इथुनेसिया जिसको बोलते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु, और एक होता है पैसिव इथुनेसिया जिसको बोलते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इंडिया में, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, लीगल है, कानूनी है काफ़ी हद तक, बट एक्टिव इथुनेसिया सक्रिय इच्छा मृत्यु इलीगल है, गैर कानूनी है। ठीक है, तो एक्टिव इथुनेसिया क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये गंभीर बीमारी से क्या है, पीड़ित है, गंभीर बीमारी से पीड़ित। अब यदि किसी परिवार के पास इसके इलाज को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर पैसा नहीं है तो क्या करेगा, इसको मार देगा कोई इंजेक्शन देके, नहीं, इसको छोड़ देगा तो वो इलीगल नहीं होगा। इसी को बोलते हैं एक्टिव इथुनेसिया में क्या होता है, कोई व्यक्ति उसको ज़बरदस्ती मारा जाता है, बाहर के इंजेक्शन के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, डॉक्टर द्वारा ज़बरदस्ती मारा जाता है, तो इसको एक्टिव इथुनेसिया बोलते हैं, निष्क्रिय सक्रिय इच्छा मृत्यु। जबकि पैसिव में क्या होता है, कोई व्यक्ति बीमार से पीड़ित है तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, मरने के लिए छोड़ देंगे, ऊपर से इसमें इंजेक्शन वगैरह नहीं डाला जाएगा या कोई भी चीज़, उसको छोड़ देंगे, अपने आप जब उसकी मृत्यु होगी तो उसी को बोलते हैं पैसिव इथुनेसिया। तो पैसिव इथुनेसिया काफ़ी हद तक क्या है, ये लीगल है इंडिया में, लेकिन ये एक्टिव इलीगल है, ये ध्यान रखना है।